हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर में जो है मैं सीडीपी जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पेपर 2 का सीडीपी, ये जो मैंने पेपर लिया हुआ है ये जो है आप लोगों का जनवरी का पेपर है, जनवरी 2021 का पेपर है। ठीक है, जनवरी 2021 का जो पेपर 1 का सीडीपी था वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आज जो है हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 की सीडीपी। ठीक है, तो आप लोगों में बता दूं कि अगर आप लोगों को सी टेट का पेपर क्लियर करना है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके चले जाइए और आपका जो सी टेट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक ही बात बोलूँगी और सीधी बात बोलूँगी कि अगर आप सी टेट को लेकर सीरियस हैं, अगर आप अपना सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोचेंगे कि करके चले जाएं और आपका पेपर क्लियर हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है। हाँ, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं कि पूरा पेपर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अभी आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कैसे करेंगे, पहले आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब करेंगे तभी तो आप उसके आंसर कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखा उसका डायरेक्ट आंसर देखकर वो याद कर लेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, याद ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका वही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा ना तो बहुत ही आसानी से जो है आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पूरा जो है मैंने आप लोगों को जो सीडीपी है ना, मैं पूरा एकदम टॉपिक वाइज, देखिए अगर आप, मुझे पता है आप सब लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। मतलब कि आप लोगों को पहले वो टॉपिक क्लियर करने हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं जो कि बार बार आते हैं, मतलब कि जो हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीडीपी का है, जिससे कि अगर आप पढ़ लें तो आपके जो 15 नंबर का जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, मतलब कि बाल विकास से जो 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो जो है आप बहुत ही आसानी से 12 प्लस लेकर आ जाएंगे। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो है हमेशा इधर उधर रहता है और छोटे टॉपिक्स भी आते हैं उसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो मेन टॉपिक है ना उसी से आपके जो है 10-12 नंबर कवर हो जाएंगे। और मैंने वो टॉपिक जो है करवाना स्टार्ट कर दिया जिसमें 7-8 टॉपिक जो है मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप वो कर लेंगे, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आपके 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 15 में से। इस पेपर को करेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात रही पैडागोजी। देखिए 5 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, 10 नंबर की पैडागोजी आती है, ये टोटल मिला के 15 नंबर, ये टोटल अंडरस्टैंडिंग दे। इसके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं ना, थोड़ा समझ के साथ इस क्वेश्चन को करते हैं, मैं पैडागोजी को सॉल्व करने का टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, मतलब कि कुछ तरीके सिखाऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसको अगर आप माइंड में रख के पढ़ेंगे ना, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप ये 15 में से 15 लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ करना चाहते हैं। तो आप लोगों में बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरूरी है कि उसको थोड़ा समझ कर आप करें। ठीक है, अभी जो है मैं आप लोगों को ऑफलाइन वाला पेपर करवा रही हूँ। ठीक है, ऑफलाइन वाला पेपर करवा रही हूँ, ये लास्ट पेपर हुआ था ऑनलाइन शुरू होने से पहले। इसके बाद जो है 2021 का जो है हम दिसंबर का जो है पेपर स्टार्ट करेंगे, 2021 का दिसंबर जो ऑनलाइन पेपर हुआ था। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए अगर आप लोग जो है सही तरीके से करना चाहते हैं। पूरी जो है यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। देखिए, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, आप यहाँ पे देख सकते हैं A1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हम जो है आज करने वाले हैं। बाल्यावस्था जो है उसकी अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि एक होता है आप लोगों का विकास और एक होता है आप लोगों का वृद्धि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो शैशवावस्था है ना, शैशवावस्था ये वो अवस्था है जिसमें जो वृद्धि है, वृद्धि की गति जो है बहुत तेजी से होती है। शैशवावस्था में वृद्धि की गति जो है बहुत तेजी से होती है और विकास की गति जो है धीमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास की गति धीमी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बाल्यावस्था के पूछा है, मैंने शैशवावस्था में बोला कि वृद्धि जो है इसकी तेजी गति से होती है, विकास धीमे। लेकिन अगर ये बाल्यावस्था होता ना, बाल्यावस्था, तो इसमें जो है वृद्धि की गति धीमी हो जाती है और विकास की गति जो है तेज हो जाती है। तो ये आपका पॉइंट तो गलत हो गया। ठीक है, विकास की गति धीमी नहीं, बाल्यावस्था में विकास की गति जो है तेज हो जाती है और उसे मापा नहीं जा सकता। बिल्कुल, विकास को जो है मापा नहीं जा सकता।
जो बाल्यावस्था की अवधि में जो विकास है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बिल्कुल, जो विकास है ना बाल्यावस्था में वो मल्टी लेयर्ड होता है, आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब विकास चल रहा होता है। तो ये बात तो सही है। में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक नहीं होता है, गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अनियमित मतलब कि डिसऑर्डर में होता है, नहीं। बाल्यावस्था आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना इसके नियम, ठीक है, वृद्धि एवं विकास के नियम बताया था। तो क्या बताया था कि ये एक मतलब कि ये डिसऑर्डर में नहीं, ऑर्डर में चलता है। ठीक है, अनियमित नहीं होता और सबका एक दूसरे से संबंध होता है, असंबंध नहीं होता। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बस सही है आप लोगों का कि ये बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट देखा होगा, समझा होगा, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास, समीपस्थ विकास, ZPD की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, एक ये डायग्राम करके जो है मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे बच्चा है, ये बच्चा जो है बिना किसी मदद के कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम है, मतलब बिना किसी मदद के कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर ये भी कार्य करने की क्षमता बच्चा जो है रखता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको मदद की आवश्यकता होती है। मतलब कि एक कार्य जो इंडिपेंडेंटली खुद से कर सकता है, ये वो क्षेत्र है, और एक कार्य जिसमें बच्चे को जो है कुछ करने के लिए उसको जो है मदद की आवश्यकता होती है, मतलब कि कार्य करने की क्षमता रखता है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ये मध्य वाला जो क्षेत्र है, यही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ZPD, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो देखिए कौन सा है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन। बिल्कुल, मतलब बच्चे जो है शुरू में मतलब कि सबसे पहले जो है बच्चे कुछ भी बिना किसी के मदद के, बिना किसी सहायता के कुछ भी करने की कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, और वयस्क व अधिक कौशल व्यक्ति समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। क्या है, समझ में आया ये ऑप्शन अभी जो मैंने समझाया था? एक मतलब कि बच्चे वर्तमान के स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन कर लेते हैं, और जब वह वयस्क या अपने से अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा जो भी उपार्जित किए जाने वाला प्रदर्शन है, मतलब कि जो भी कार्य करने की क्षमता रखता है, उसके बीच का जो क्षेत्र है, मध्य का क्षेत्र, ये कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र। तो ये बात तो सही है। देखिए कितना घुमा के दिया है, इसीलिए मैं जो आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे करने चाहिए, परंतु वो नहीं कर सकते। नहीं, ये अब तो होगा ही नहीं, आपका पहला ऑप्शन ही होगा। देख लीजिए, ठीक है, किस तरीके से, जैसे आपको ये डायग्राम मैंने समझाया ना, वही बात बोला है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। बिल्कुल नहीं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। नहीं। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? एक वह कार्य जो बच्चा बिना किसी मदद के अपने आप कर लेता है, और एक जो है कार्य करने की क्षमता रखता है, उस दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पता होना चाहिए, 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। कई बार पूछ देता है पेपर 1 वाले, याद रखना, आपसे एज भी पूछी जा सकती है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जो है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ होते हैं। बिल्कुल, ये निगमनात्मक तर्क मतलब कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये सबसे उच्चतम अवस्था होती है। इसमें बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, और इस अवस्था में जो है बच्चा जो है नियम से मतलब निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में समर्थ होता है। मतलब कि वो निगमनात्मक तर्क मतलब नियम उसको बताया जाए, फिर उदाहरण दिया जाए, तो उसको जो है वो समझने में जो है सक्षम होता है। तो ये बात तो सही है। केंद्रीयकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध होता है। तो केंद्रीकरण वाली अवस्था किसमें पाई जाती है? ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है ना। तो ये तो दूसरी अवस्था हो गई, कौन सी? 2 से 7 वर्ष वाली। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अमूर्त की बात कर रहे हैं। संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता जो है करने में सक्षम हो जाता है। तो ये भी आपका नहीं होगा। प्रतीकात्मक सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। नहीं, ये तो आपका शुरू वाली जो सांवेदिक जो अवस्था होगी ना उसमें, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड का, वो क्या है? ये आपका
परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क और प्रतिज्ञापित चिंतन करने में बच्चा समर्थ हो जाता है, क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था सबसे उच्च अवस्था है और इसमें जो है बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, अपने संज्ञानात्मक विकास पूरी तरह से हो गया होता है। इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त वस्तुओं के प्रति जो है चिंतन कर पाता है, तर्क वितर्क कर लेता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका लेवल क्या है, क्योंकि इसको जो है मेरा मेन कराने का मकसद यही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो है पैडागॉजी के मतलब 3 से 4 क्लासेस जो है मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। 2 से 3 क्लासेस जो है हो चुकी हैं, जिसे मैंने पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया है। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताने का मतलब है कि आप अभी तो पैडागॉजी वाला पार्ट नहीं आया है, और ये जो है जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था ना, वो वाले अगर आप लोगों ने अच्छे से किया होगा तो इन क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से कर ले रहे होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन के बाद जो पैडागॉजी सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें मैं पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कराऊंगी। तो बस जुड़े रहिए, पेशेंस रखिए, और क्योंकि पेशेंस नहीं रखेंगे ना, लास्ट तक चीज़ों को नहीं देखेंगे, तब तक चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो उसके अनुसार किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब होता है वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा यह विश्वास करता है कि जो वर्तमान सामाजिक प्रणाली है उसको सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग जो है सुरक्षित रहता है। तो दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, ये कौन सी अवस्था, ये कौन सा चरण है? पहला चरण है। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था का मतलब पहली अवस्था का पहला चरण। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, बिल्कुल सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, क्योंकि इसी अवस्था में जो है बच्चा ये परंपरागत अवस्था मतलब दूसरी अवस्था का चौथा चरण है, जिसमें बच्चा विश्वास करता है कि सामाजिक प्रणाली को अगर बनाए रखना है, सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में जो मानव है उसका संबंध और सामाजिक वर्ग को जो मानव है उसका संबंध सामाजिक वर्ग जो है सुरक्षित रहता है। तो जो भी प्रणाली सामाजिक प्रणाली है उसे बनाए रखना है। तो ये जो है चौथा चरण है किसका? परंपरागत अवस्था, दूसरी अवस्था का चौथा चरण। ठीक है, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, ये कौन सा है आप लोगों का? पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक, ये जो है उच्च अवस्था होती है। इसमें जो है क्या है, कोई नियम, कोई भी बात सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों, मतलब कि इसमें जो है केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर लेते हैं क्योंकि समाज के लिए ये सही है, बल्कि अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई नियम बदलने की ज़रूरत है तो उसे जो है बदल देना चाहिए इस अवस्था में। ठीक है, ये उच्च अवस्था होती है। तो यहाँ पे जो है आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि जिस अवस्था में बच्चा यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली की सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग जो है सुरक्षित रहता है, मतलब कि समाज में जो भी कानून बनाए गए हैं, समाज के जो भी रीति रिवाज हैं उसको जो है मानना है ताकि अपना समाज जो है सुरक्षित रह सके। तो सेकेंड ऑप्शन सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, तीसरा हम फिफ्थ क्वेश्चन नंबर क्या है? हार्वर्ड गार्डनर। मैं बहुत जल्दी हार्वर्ड गार्डनर का जो है थ्योरी आप लोगों को करवाने वाली हूँ। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? बुद्धि के प्रकार 7 जो बुद्धि दी थी, अंतःस्थिति अनुपालन संभावना। देखिए, स्थानिक, जिसमें बच्चे जो है स्थान कितना दूर है कितना पास, तो ये मनोवैज्ञानिक होगा, नहीं। अंतर्व्यक्तिक विक्रेता बनेगा, नहीं। भाषिक मूर्तिकार होगा, नहीं भाई। भाषिक क्या होगा? साहित्यकार होगा। शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ये टॉपिक कराऊंगी, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे फिर से लेव वाइगोस्की। ठीक है, लेव वाइगोस्की, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, लेव वाइगोस्की ने जो है अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में बोला है कि भाषा, समाज और संस्कृति, ये तीनों का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? तो इसका तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, लेकिन आगे भी मैं समझा देती हूँ क्यों बाकी नहीं है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, नहीं। भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा सीखते हैं क्या? जो बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है उसके थ्रू जो है भाषा सीखते नहीं। भाषा, लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो भाषा बच्चा सीखता है वो समाज में रह के लोगों के बीच अंतःक्रिया करके, वाद विवाद करके जो है सीख लेता है। ठीक है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में है, नहीं, अवस्थाओं में है। स्कीमा के परिकल्पना से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का अग्रसर होता है।
संज्ञानात्मक विकास का अग्रसर होता है, क्या ये लेव वाइगोस्की कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके दौरान अधिगमकर्ताओं का जो मूल्यांकन है, मतलब जो लर्नर्स हैं, जो उनका इवैल्यूएशन किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो वो बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होता है। भाई गलत है। बच्चों के अधिगम में, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, मतलब अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो अधिगमकर्ताओं का, मतलब जो विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, वो बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन ही बच्चों को ये बताता है कि बच्चे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो गलत हो गया। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो सहायक होता है, क्योंकि मूल्यांकन हमें ये बताता है कि बच्चे क्या चीज़ समझ पा रहे हैं, क्या समझ में आया है उनको, क्या समझ में नहीं आया है उनको, कहाँ पे मेथड बदल कर उनको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, बच्चे अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त कर पाए, तो ये मूल्यांकन तो ये बताता है ना। तो यहाँ पे रुकावट तो उत्पन्न नहीं करता। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने में प्रयोजन, बेहद सफल, कम सफल, ये बताने में बिल्कुल नहीं। इस तरह का ऑप्शन हमेशा गलत होता है। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी लर्नर का जो इवैल्यूएशन किया जाता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चों की समझ की जानकारी देता है कि बच्चे को समझ में आया या नहीं। अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र, मतलब जो उसने मेथड यूज़ किया, जो उसने जो तरीका यूज़ किया, उसको जो है विचारने में वो सहायक होता है कि अगर बच्चे को समझ में आ गया तो इसका मतलब उसका मेथड सही था, अगर नहीं समझ में आया तो उसे अपने मेथड को बदलने की ज़रूरत है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है या नहीं ज़रूर बताइएगा, अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से एक एक पॉइंट बताऊँ। अब आप लोगों को यही बताएंगे कि आप लोगों को जो मैं पॉइंट बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अगर ये पूरी वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है और एक सही डायरेक्शन में, एक सही तरीके से अपने मैथोलॉजी को चेंज करके अलग तरीके से आप लोगों को कराऊँ। ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद बताएं मुझे। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के लिए, मतलब क्लासरूम में जो जेंडर रूढ़िवादिता है, मतलब जो आपका क्लासरूम है वहाँ पे जो है जेंडर स्टेरियोटाइप्स, मतलब चीज़ों को कम करने के लिए विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए और विकास के स्तर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति पूछ रहे हैं। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, मतलब कि जो लिंग है, ठीक है, लड़की है लड़का है, इसका जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है इसकी उपेक्षा करना है। क्यों भाई, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है ही, इसकी उपेक्षा क्यों करेंगे? इसको तो समझाना पड़ेगा ना आपको, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। समाज में चित्रित जो लिंग भूमिकाएं हैं, जैसे कि लड़कियां जो है घर में काम करेंगी, लड़के जो है बाहर का काम करेंगे, लड़के डॉक्टर बन सकते हैं, लड़कियां जो है डॉक्टर नहीं बन सकते, इस तरह का जो चित्रित लिंग भूमिका है ये जो है गलत है। तो क्या इसको प्रबल करना है? नहीं, इसको तो हटाना है। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, मतलब एक ही लिंग की योग्यता समूह, मतलब कि जैसे नहीं बोलते कि लड़के जो है मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके का नहीं बनाना है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह, मतलब कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं तो सभी लिंग के ग्रुप्स बनाना, उसमें विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लेती हूँ मैं क्वेश्चन को समझाने में, कोशिश ये रहती है कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। अध्यापकों को कक्षा में जो भाष्यता है उसको डैश समझना चाहिए। ठीक है, जो आपका बहुभाषीयता है, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म है क्लासरूम में, मतलब अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, तो इसको एज अ टीचर आपको क्या लेना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? एक गुण और साधन के रूप में, रुकावट के रूप में। देखिए, जो बहुभाषिकता का क्वेश्चन है ना, कभी भी इसको लेकर रुकावट पैदा कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। एक समस्या है, गलत होगा। ये व्यवस्थागत मुद्दा है, ये जो है अनुशासन क्या बोलते हैं, क्लासरूम में जो है अनुशासन इससे नहीं रहता है, तो ये सब टाइप के ऑप्शन जो है हमेशा गलत होते हैं। बहुभाषिकता याद रखिएगा एक साधन है, एक गुण है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्लास में जो है अगर आपको अलग अलग भाषा के बच्चे हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है, वो जो है आपका बहुभाषीयता जो है एक गुण है, एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा।
कक्षा वह है जिसमें बाल केंद्रीय शिक्षा, जिसमें बालक केंद्र में होता है। ठीक है, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक के ज्ञान के स्रोतों के लिए उपयोग करता है, ये तो गलत होगा क्योंकि बालक केंद्रीय कक्षा की बात कर रहे हैं, तो इस कक्षा में जो है अध्यापक की तो बात ही नहीं आएगी। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत कभी भी आए ना ऑप्शन में, मतलब कि बांटना, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार या दंड, कभी भी इस तरह का ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अध्यापक लचीला है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो ये आपका सही है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक क्या है, फ्लेक्सिबल है और बच्चों के अनुसार जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको देखते हुए व्यक्तिगत आवश्यकता, हर एक बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना पैडागोजी के क्वेश्चन गलत ना हो, तो जो प्रगतिशील शिक्षा है या प्रगतिशील जो क्लासरूम कक्षा है, ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है, उसमें क्या होता है कि जो टीचर है ना, बच्चे की रुचियों और उनकी योग्यताओं को देखते हुए उन्हें अवसर प्रदान करती है। ठीक है, उसकी रुचि पर खास ध्यान दिया जाता है और उसकी योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र में होता है। मतलब यहाँ पर जो टीचर है ये नहीं सोचती है कि वो जो बच्चे को कुछ नहीं आता अपना ज्ञान जो है उसको देना, नहीं, बच्चे को जो है मोटिवेट करती है, बच्चे को जो है पार्टिसिपेट करने का मौका देती है, बच्चे को जो है अवसर प्रदान करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, बच्चा प्रश्न करे, इस तरह का जो है ऑप्शन रहता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा पर जो है बहुत ही डिपेंड करता है आप लोगों का जो है पैडागोजी वाला सेक्शन। ठीक है, पैडागोजी में जब क्वेश्चन करेंगे ना तो अपना माइंड जो है पॉजिटिव रखिएगा कि आपके हिसाब से क्या आंसर सही है, आपके हिसाब से क्या होगा, वो नहीं, वो आंसर नहीं होता है। बच्चे के हित में, बच्चे के लिए क्या सही है, बच्चे के हिसाब से कौन सा आंसर इसके अंदर करेक्ट होगा, बच्चे के लिए आप लोगों को काम करना है। ठीक है, देखिए चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सांस्कृतिक, सामाजिक संस्कृति की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोत्स्की। बिना आप आंख बंद करके इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की आ गया। नेक्स्ट, हाँ, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन में से 3 उपयुक्त होगी और 1 उपयुक्त नहीं है, वही आपको बताना है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये बात तो सही है। जो आंशिक रूप से कम, जिनको नहीं होता, कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्लासरूम में मतलब कि बोला जाता है, मतलब वो बोलते हैं कि दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर नहीं है, उनको आगे बैठा दिया जाता है, तो इस टाइप के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये तो सही है। त्रिविमीय नक्शे व चार्ट, ये भी बात सही है। बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पत्र, ये भी सही है। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, उनको छोटी मुद्रा वाले स्मॉल प्रिंटेड जो वर्कशीट है उनको क्या वो दिखाई देगी जब वो थोड़ा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, मतलब कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये चीज़ जो है उसके लिए सही नहीं होगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी 3 तो उसके हित में है, ये उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जिसमें सामान्य, मतलब कि सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में जो है शिक्षा कुछ विशेष सुविधाओं को प्रदान करके दिया जाता है। ठीक है, देखिए समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? बच्चों की उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, आगे ना ऑप्शन में पृथक करना, या व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन करना, उसे मतलब कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे अभी बच्चे को आपका समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि उसको कोई आप किसी चीज़ का अभी से ट्रेनिंग दे दें या उसको जो है कोई बिजनेसमैन बना दें, या उसे पृथक करने का कभी भी ऑप्शन में आए या व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात आए, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। बिना आप सोचे समझे उसको ऑप्शन को हटा दीजिएगा। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, मतलब कि बच्चे में अक्षमताएं हैं उसको आप नामांकित कर देंगे, बच्चे का जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी जो है चला जाए, तो क्या बच्चा ऐसा पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, क्या ये बात सही है? मतलब कि अलग अलग जो अक्षमता वाले बच्चे हैं, अलग अलग डिसएबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए जो है क्या करना है? अलग अलग शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, मतलब बच्चे को आप यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है अलग कर रहे हैं। तो बच्चे को समावेशी शिक्षा बोलती है सभी प्रकार के सामान्य विशिष्ट सभी बच्चों को एक साथ लेकर आना है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में, ठीक है, नियमित विद्यालय में सामान्य शिक्षा पाने का क्या है? अधिकार है।
तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि एक सामान्य विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों को एक शिक्षा पाने का जो है क्या है, अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। प्रतिभाशाली और जो सृजनात्मक बच्चे हैं, ठीक है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है और जो क्रिएटिव चाइल्ड है, उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे के, बिल्कुल सही बात है, उनको हमेशा जो है चैलेंजिंग टास्क दें। ठीक है, क्या देंगे, चैलेंजिंग टास्क। वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन, अभी कन्वर्जेंट टाइप के, मतलब कि जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे हैं, क्या उनको मतलब इस तरह का जो है आप कुछ देंगे जिसमें एक ही सोच हो, नहीं, इस तरह का ऑप्शन आपका गलत होगा। ये अभिमुखी चिंतन वाले जो है ये सही नहीं है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करा के, नहीं, रटने पर आधारित, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रश्न हल करने के लिए कुछ निर्देश मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन उपलब्ध करा के, तो क्या ये सही होगा, प्रतिभाशाली, नहीं, इनको तो आपको चैलेंजिंग टास्क देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, गिफ्टेड है, तो इनको जो है आपको इनको कार्य को थोड़ा सा जो है हार्ड बनाना है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पठन वैकल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। अच्छा देखिए, सभी जो डिसेबिलिटी है ना, मतलब सॉरी, जो अधिगम अक्षमता वाले क्वेश्चंस है ना, किस तरह के होते हैं, मतलब अधिगम अक्षमता वाला मैं टॉपिक आप लोगों को करवा दूंगी और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिससे कि आप लोग जो एक बार पढ़ लेंगे ना तो वो आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पठन वैकल्य मतलब जिनको पढ़ने में समस्या हो रही है, किस प्रकार इनकी पहचान की जा सकती है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, नहीं। उन्हें पढ़ने और लिखने की कौशलता विश्लेषण में, या उनकी जटिल उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने में। तो जो पठन वैकल्य मतलब पढ़ना, तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। मतलब कि प्रतिकूल, अनुकूल की बात नहीं कर रहे, मतलब कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों से कुछ बच्चे आ रहे हैं और वंचित पृष्ठभूमि वाले जो लर्नर्स हैं उनको संबोधित करने के लिए इनमें से कौन सा जो है प्रभावशाली नहीं है, कौन सी पद्धति जो है प्रभावशाली नहीं है। देखिए, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई गई चुनौतियों को समझना, ये तो कितनी सही बात है कि जो भी लर्नर्स हैं उनसे बातचीत करना और फिर जो उनकी आवश्यकता है, ठीक है, उनके सम्मुख जो भी चुनौतियां हैं उसको समझना, तो ये बात तो सही है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, और जिससे कि अध्यापक उन पर अधिक ध्यान न देना, ये तो देखिए पूरा नेगेटिव ही बोला है, तो कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। आगे भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना, मतलब उन्हें मोटिवेट करना, एक चुनौतीपूर्ण टारगेट को लेकर उनको क्या करना, मोटिवेट करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। उन बच्चों को जो है पूरा जो है क्या कराना, शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। कार्यकलापों में, ये बात तो सही है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, एक दूसरे की मदद करने के लिए मोटिवेट करना, ये भी बात सही है। तो इसमें से कौन सा प्रभावशाली नहीं है। अगर कोई भी क्लास, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन समझिए, अगर क्लासरूम में अलग मतलब कि जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे जो है मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों से, मतलब कि परिस्थितियां उनके सामान्य परिस्थितियां ना होते हुए भी अगर वो बच्चे आ रहे हैं, या वंचित पृष्ठभूमि वाले जो है कुछ बच्चे क्लासरूम में हैं, तो उनको संबोधित करने के लिए एज अ टीचर आप जो है कौन सा तरीका इनमें से प्रभावशाली नहीं होगा। तो 3 तो प्रभावशाली है, जो एज अ टीचर बहुत सही बात है। ठीक है, जो प्रभावशाली नहीं है उसको आपको बताना है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा आप लोगों को रटना नहीं है। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव, देखिए बच्चों का जो अधिगम है, जो उनकी लर्निंग है, उसमें उनके शारीरिक स्वास्थ्य का और सांवेगिक अवस्था का, मतलब उनके फिजिकल और इमोशनल का कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता, का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये तो भाई गलत है, का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के जो लर्निंग में उनका फिजिकल, अगर मान लो कि आप पढ़ने बैठे हैं, आप कुछ याद कर रहे हैं या आप समझ रहे हैं, तो अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या वो मतलब बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो क्या उसका पूरा कंसंट्रेशन होगा लर्निंग पे? बिल्कुल भी नहीं होगी। या वो इमोशनली डिस्टर्ब होगा तो क्या वो होगा? तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं होता है प्रभाव का। कोई आपसी संबंध नहीं, आपसी संबंध है, ठीक है। कि भूमिका नगण्य मतलब बहुत कम इसकी भूमिका है? बिल्कुल नहीं, भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को
कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए जो है अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए और वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना, नामांकित करना, ये ऑप्शन हमेशा, इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होना। वर्गीकृत करना या उनका नामांकित करना, अलग करना, ठीक है। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे कि वो बहुपरिप्रेक्ष्य करने में, मतलब कि बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो सकें। नहीं भैया, इस तरीके के लिए चीज़ें तो बच्चा एक टाइम के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए कितना अच्छी बात बोली है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना। तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि बच्चा इसमें पार्टिसिपेट है, एक्टिव है, ठीक है। उसे प्रोत्साहित करना जिससे कि वो बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो, क्योंकि इसमें बच्चा जो है इन्वॉल्व है, बच्चा एकदम एक्टिव रहेगा। तो ये बात तो सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करना, देखो विविधता को मैंने बताया ना, विविधता जो है एक साधन है, ना कि उसकी उपेक्षा करना है, उसको नकारना है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पे पहला और तीसरा दोनों सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। सॉरी, मैंने देखा नहीं, मतलब कि हो जाता है कई बार। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। जो अधिगम है ना, एक जटिल प्रक्रिया, याद रखिएगा। और ये जो है इसमें जो है वही कर सकता है जो सक्रिय हो, मतलब एक्टिव हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को टालना चाहिए। क्या आप इसे टालेंगे एज अ टीचर? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन टालना, उपेक्षित करना या अनदेखा करना, ये ऑप्शन हमेशा गलत होता है। थर्ड, समझना चाहिए उसको, ठीक है। अगर आपकी कक्षा में, अगर आप चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल लर्निंग हो, तो इसके लिए जो है अध्यापिका को अपनी कक्षा में जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई जो विविधता देखने को मिल रही है उसको समझना है, ना कि उसे टालना है, अनदेखा करना है। नेक्स्ट, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। मतलब कि अपनी क्लासरूम में अगर आप चाहते हैं कि एक प्रभावशाली अधिगम हो, तो उसके लिए जो है सहयोगी जो है वातावरण की रचना करना चाहिए बजाय कि प्रतिस्पर्धी, मतलब कंपटीशन वाले वातावरण। तो ये बात तो सही है। प्रतिस्पर्धी अधिगम के लिए कंपटीशन वाला चीज़, मतलब कॉम्पिटेटिव करना नहीं, कॉम्पिटेटिव जहाँ पर भी वो गलत होगा, ठीक है। भयावह भी आप उसे डरा देंगे तो वो कैसे करेगा? तो ये सहयोगिक और प्रतिस्पर्धी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए, मतलब कि प्रतिस्पर्धी बनाने के बजाय सहयोगिक बनाना है। नेक्स्ट, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है? ठीक है, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थियों को नया कौशल सीख रहे हों। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि उनकी सहायता उपलब्ध कराना जब वो कुछ भी नया सीख रहे हों, ठीक है। ये तो बात सही है। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर, कार्य पूरा करके क्या करेंगे, ठीक है, वह कार्य देना जो बहुत ही सरल हो। तो इसमें बच्चा क्या कुछ नया सीख रहा है? प्रतियोगिता के लिए फिर आ गया। तो इस तरह का जो है हमेशा ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। क्यों ऑप्शन गलत हो रहा है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जीन पियाजे कहते हैं ना कि बच्चे जो है अपने आसपास के वातावरण में स्वयं जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, उसी से जो है वो सीखते हैं। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट, ये बात सही है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? बच्चे जो है किसी भी चीज़ के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में स्वयं नहीं सोच सकते। अध्यापिका की मूल भूमिका उनको जानकारी उपलब्ध कराना, मतलब अध्यापिका ये सब कुछ जानती है, वही बच्चे को जो है बता सकती है। तो ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बात जो है सही नहीं है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं, उनमें खोजबीन करते हैं, अन्वेषण करते हैं, करने की जो है उनके अंदर लालसा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होती है। ये भी बात सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? सेकेंड, कि बच्चे जो है प्रत्ययों को लेकर स्वयं कुछ भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वो जो है उनके अंदर वो मंद बुद्धि होते हैं और उनको कहीं ना कहीं जो है अध्यापिका जो होती है उनकी मूल भूमिका होती है उनको जानकारी उपलब्ध कराना। तो ये चीज़ सही नहीं है। जगमग विधि वाली जो बात मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड होता था। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या बताता है? जो बच्चे अगर विद्यालय में असफल हो गए तो ये प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है
जो अधिगम जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनमें जो है लर्निंग का जो है सामर्थ्य नहीं है, नहीं, ये नहीं निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं रहा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब कि वो टीचर फेल होता है, वो स्कूल फेल होता है, वो सिस्टम फेल होता है, ना कि बच्चा फेल हो रहा है, ठीक है। तो विद्यालय इन बच्चों की जो आवश्यकताएं, उनकी रुचियाँ, उसको ही समझ नहीं पाया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। बाकी क्यों नहीं है ये भी समझ लीजिए। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी ऐसी कमियां हैं और ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। सूचित करता है कि अभिभावकों को अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है। नहीं तो टीचर क्या कर रहा था, ठीक है। बच्चे को स्कूल में भेजा गया है तो बच्चे की रुचि के अनुसार वो बताए ना, उसे समझाए। स्कूल में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, स्कूल में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का आपेक्ष कर पाते हैं, मतलब स्वयं समझ पाते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप में उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे को पढ़ाने से और सहायता करने से जो बच्चा है उसकी चिंतन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही हाई लेवल होती जाती है और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप में उच्च स्तर तक पहुँच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल नहीं। बच्चों में अगर बच्चा एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो इससे नहीं है कि भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी और या उनके अधिगम में हस्तक्षेप हो रहा है, नहीं। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, इस तरह का ऑप्शन हमेशा, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट 26, एक मिनट। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्रों व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार जो है परिवर्तित करती है। तो ये अध्यापक केंद्रित हुआ, या प्रगतिशील हुआ, या पाठ्य पुस्तक, या व्यवहारवादी, तो क्या होगा इसमें से। तो याद रखिएगा ये प्रगतिशील क्लासरूम है कि बच्चा जो है एक प्रगतिशील कक्षा में जो है अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र, मतलब अपने जो मेथड्स हैं, जो अपने इवैल्यूएशन करने का तरीका है, वो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो ये प्रगतिशील क्लासरूम में होता है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा से 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए, कई बार 2, कई बार 1। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो मैंने टॉपिक करवाया उनको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विकास के विषय में, ठीक है। देखिए, हाँ, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है, बिल्कुल नहीं भाई, सभी बच्चों का विकास एक क्रम में नहीं होता है, ठीक है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में क्या है, पूर्व निश्चित और आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। जो विकास है वो जो है सुव्यवस्थित समूह अवस्थाओं में अपूर्व निश्चित जो आनुवांशिक घटक हैं उसके कारण होता है। नहीं, विकास पर जो है वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आनुवांशिकता का ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है, बताया था चक्रवीय प्रक्रिया, आप लोगों को बताया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो ये कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, सांस्कृतिक। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण चिन्ह नहीं है, चिन्ह कौन सा है, प्रमुख प्रमाण चिन्ह कौन सा है, निम्नलिखित में से बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो प्रतीकात्मक खेल का उभरना ये है, या तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि में तेजी से विकास, या वैज्ञानिक तर्क या अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि में जो है तर्क संगत विचारों का विकास होता है और प्राकृतिक रूप से जो है बच्चे मूर्त रूप से जो है सोचने लगते हैं उनके सामने जो वस्तुएं हैं उनके बारे में। देखिए मध्य बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर जो है अमूर्त रूप से सोचने का जो है कौशल नहीं पाया जाता। पेशीय कौशल जो है हम सब लोगों को पता है कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, सहसावस्था में होती है, तो ये तो होगा नहीं। और प्रतीकात्मक खेल ये भी जो है 0 से 2 वर्ष में, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं भाई विद्यालय की भूमिका है, बहुत ही कम भूमिका होती है, ऐसा नहीं है। प्राथमिक कारक बच्चों के समाजीकरण प्राथमिक कारक जो होता है वो परिवार होता है, लिख लीजिए। विद्यालय क्या द्वितीय कारक है, बिल्कुल 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करती हूँ इस 30 क्वेश्चन में आप लोगों के जो है कम से कम 27 तो आए ही होंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ जो आप लोगों के नहीं आए होंगे। तो अभी सोचिए कि आप लोगों ने अगर मेरे 8 कॉन्सेप्ट के जो टॉपिक करवाए मैंने, अगर वो आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होते तो ये जो 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे ना वो भी नहीं होंगे, प्लस जो मैं पैडागॉजी का तरीका सिखा रही हूँ ना वो आप कर लीजिए। ये 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों की यहाँ पर पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अभी तो सिर्फ 2-3 क्लासेस पैडागॉजी की दी है, ठीक है।
अभी हिंदी की भी पैडागोजी होगी, एसएसटी की भी पैडागोजी होगी, ईवीएस की, मतलब पैडागोजी सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको किस तरीके से करना है मैं आपको समझाऊंगी। तो हमेशा बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। मैं आप लोगों के साथ एग्जाम तक हूँ और पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। जो भी क्लासेस होंगी उन क्लासेस को जो है टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगी आफ्टर क्लास। बल्कि हो सकता है कि 1-2 दिन PDF जो है लेट मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तब तक जो है आप लोग इसको देखकर जो है अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का जो चिंतन है गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ये बात किसने कही है? तो ये बात जो है ना, गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, ये बात जो है जीन पियाजे ने कही थी कि बच्चे के जो सोचने की जो क्षमता है, ठीक है, गुणात्मक रूप से जो है वयस्कों से अलग हो सकता है, लेकिन उसकी मात्रा जो है बराबर होती है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे ने कहा है। तो उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस जरूरी है। और CTET पेपर 2 वाले जो है एकदम, पेपर 2 जिनका SST है वो एकदम रेडी रहिए। आपकी क्लास जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना इस बार का पेपर 2 जो है क्लियर करना चाहते हैं, SST वालों के लिए मैं खासकर कह रही हूँ, पेपर 1 बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन पेपर 2 SST वाले जो है SST को कहीं ना कहीं लाइटली ले लेते हैं, तो यही कारण रहता है कि उनका जो है क्लियर नहीं हो पाता। पेपर 2 के लिए जो है मैं SST वालों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर बताऊंगी किस तरीके से आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे आप ये क्लियर कर सकें। तो बस वो वीडियो जो है जरूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं।